डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम मटेरियल्स को उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेस पर किस तरह से क्लासिफाई किया गया है ये समझेंगे। तो हम लोगों ने मटेरियल्स को उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है: द डायमैग्नेटिक, द पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। ये 3 तरह के मटेरियल हमको मिलते हैं। ठीक, तो पहला लेते हैं डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स तो ये वो मटेरियल हैं जो किसी मैग्नेट से रिपेल होते हैं, फीबली रिपेल होते हैं। रिपल्सन बहुत ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा सा, लेकिन रिपेल होते हैं। उनको हम कहते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो पहली प्रॉपर्टी है द मटेरियल्स which are repelled by a magnet are called diamagnetic materials. For example, copper, gold, silver, bismuth, वाटर, ये सब डायमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। जब हम इन मटेरियल के किसी सैंपल को किसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अपोजिट थोड़ा सा मैग्नेटाइज होते हैं, बट इन अपोजिट टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। So these materials get magnetized feebly magnetized। बहुत ज़्यादा मैग्नेटाइज नहीं होते, बहुत थोड़ा सा मैग्नेटाइज होंगे, लेकिन अपोजिट टू द फील्ड गेट feebly magnetized in opposite direction to the magnetizing force। तो ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखने पर मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट थोड़ा सा मैग्नेटाइज होते हैं। When placed in non-uniform magnetic field, tend to move from stronger part to the weaker part of the field। मतलब ये कि स्ट्रॉन्ग पार्ट से वीकर पार्ट की तरफ चलने की टेंडेंसी रखते हैं। जिधर स्ट्रॉन्ग पार्ट है उधर नहीं, जिधर वीक पार्ट है उस तरफ चलने की टेंडेंसी रखते हैं। उस तरफ ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल जो है वो कंसंट्रेट होने की टेंडेंसी रखते हैं ये। लेकिन यदि हम इसके एक रॉड को, डायमैग्नेटिक मटेरियल के किसी रॉड को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो ये फील्ड के परपेंडिकुलर अलाइन हो जाता है, ये फील्ड के परपेंडिकुलर टर्न हो जाता है। ठीक है,
So when a diamagnetic rod is placed in a uniform magnetic field, it aligned perpendicular to magnetic field. तो फील्ड के परपेंडिकुलर अलाइन होता है। इन मटेरियल्स के लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होता है। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी I इज लेस देन 0, स्मॉल और नेगेटिव होता है। और ये जो काई है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। टेम्परेचर ज़्यादा हो कम हो, बढ़ा रहे हो घटा रहे हो, काई की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, द वैल्यू ऑफ काई नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। इन मटेरियल के लिए रिलेटिव परमेबिलिटी पॉजिटिव लेकिन लेस देन 1 होता है, क्योंकि हमने देखा है कि म्यू आर इज गिवन बाई 1 प्लस काई। अब काई निगेटिव है तो म्यू आर की वैल्यू तो 1 से थोड़ा कम मिलेगा, लेस देन 1। ठीक, तो रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर इज लेस देन 1, 1 से छोटा मिलेगा। इट इज ए यूनिवर्सल प्रॉपर्टी। डायमैग्नेटिक जो है एक यूनिवर्सल प्रॉपर्टी जो सभी मटेरियल में पाया जाता है। किसी में कम टेम्परेचर में होगा, किसी में ज़्यादा टेम्परेचर पे होगा, लेकिन होगा जरूर किसी न किसी कंडीशन में। तो इट इज ए यूनिवर्सल प्रॉपर्टी फाउंड इन ऑल मटेरियल्स। ये सारे मटेरियल्स में पाए जाते हैं, सारे मटेरियल्स में पाए जाएंगे ये। ठीक है, ये डायमैग्नेटिक का हम एटॉमिक एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं। तो अगली प्रॉपर्टी एटॉमिक एक्सप्लेनेशन। वे मटेरियल डायमैग्नेटिक होते हैं जिनके एटम्स के वैलेंस ऑर्बिट में केवल और केवल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको मालूम है कि एक एटम के भीतर इलेक्ट्रॉन के पास 2 तरह के मोशन होते हैं। एक होता है ऑर्बिटल मोशन, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं, और जब इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो करंट बनाते हैं। करंट बनाते हैं तो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है और उसके कारण एटम को मैग्नेटिक मोमेंट मिलता है। और दूसरा होते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है स्पिन भी करते हैं, स्पिन मोशन। इस स्पिन मोशन के कारण भी एटम को मैग्नेटिक मोमेंट मिलता है। तो एक एटम का जो मैग्नेटिक मोमेंट है, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट का 90% कंट्रीब्यूशन स्पिन मोशन के कारण होता है और केवल 10% कंट्रीब्यूशन ऑर्बिटल मोशन के कारण होता है। अभी जो स्पिन है वो 2 तरह के हो सकता है, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो जब एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन करता है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट एक डायरेक्शन में मिलेगा, और वही जो इलेक्ट्रॉन यदि एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। तो जो वैलेंस ऑर्बिट है वहाँ इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर बना लेते हैं, पास पास रहते हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन वाला
एंटी क्लॉकवाइज स्पिन वाला, फिर क्लॉकवाइज स्पिन वाला, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन वाला, इस तरह से पेयर बना के रहेंगे। तो जिन एटम के पास में केवल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। क्यों? क्योंकि इनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट, एटम का नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा, 0 मिलता है। जब हम इसे किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो वह एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक स्पिन को तो थोड़ा कम कर देता है और एक स्पिन को थोड़ा बढ़ा देता है, और इसलिए एक स्पिन के कारण, एक पेयर में, एक इलेक्ट्रॉन के पेयर में एक स्पिन के कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस हुआ वो थोड़ी सी कम हो गई, दूसरे स्पिन के कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस हुआ वो थोड़ी बढ़ गई। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का एक दूसरे को पहले बैलेंस कर लेते थे, अब बैलेंस नहीं कर पाएंगे। अब एक पेयर के पास एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा, एंड दैट नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज फाउंड इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट वो जो पेयर है वो गेन करता है। इस तरह से जितने पेयर होंगे सबका कुछ ना कुछ नेट मैग्नेटिक मोमेंट अपोजिट टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, और इस तरह से वह एटम अब एक मैग्नेटाइज एटम के समान काम करना शुरू करते हैं, यानी कि मैग्नेट बन जाता है। लेकिन उसका मैग्नेट याद रखना अपोजिट टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और इसीलिए ये मटेरियल जब किसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखते हैं तो फील्ड के अपोजिट मैग्नेटाइज होते हैं, भले ही थोड़ा सा मैग्नेटाइज होते हैं लेकिन होते हैं। ये जो डिफरेंस है वो बहुत थोड़ा होता है, एक वाला स्पिन दूसरा वाला स्पिन के बीच में जो डिफरेंस होता है, हालांकि एक कम हुआ एक दूसरा बढ़ गया, लेकिन ये जो डिफरेंस है बहुत कम होता है, इसलिए ये बहुत कम मैग्नेटाइज होगा, बट ऑलवेज इन अपोजिट टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो इस तरह से ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हमको मिलता है। तो याद रखना है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन होंगे? जिनके पास केवल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है ना। तो द मटेरियल which atoms possess paired electron exhibits diamagnetic property. पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सच एटम इज इक्वल टू 0, वो 0 होगा। और बाकी बातें जो मैंने समझाई कि हम इसे किसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखें तो एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन थोड़ी सी रिड्यूस होती है, दूसरे की थोड़ी सी इंक्रीज होती है, और फिर एक पेयर के पास नेट मैग्नेटिक मोमेंट, थोड़ा सा मैग्नेटिक मोमेंट आ जाता है, और वो मैग्नेटिक मोमेंट अपोजिट टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड मिलता है, ठीक है। यदि हम इसे किसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखें, इसके किसी सैंपल को, तो सैंपल के भीतर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स सैंपल के बाहर के कंपैरिजन में कम होगा, ठीक है। When placed in a magnetizing field, density of field line in the material is less than the outside of the material.
तो ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं और उसका एटॉमिक एक्सप्लेनेशन है। तो जो दूसरी कैटेगरी में जो मटेरियल आते हैं हम उन्हें कहते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल किनको बोलते हैं? ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट से थोड़ा सा अट्रैक्ट होते हैं। मैग्नेट के सामने इनको रखने पर या इनके पास मैग्नेट लाने पर ये मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होंगे, थोड़ा सा अट्रैक्ट होंगे, स्ट्रांगली नहीं, वीकली, फीबली। उनको हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। द मटेरियल which attract by a magnet feebly attract, strongly नहीं होते, feebly attract by a magnet are called paramagnetic substances या मटेरियल। जब हम इनको मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखते हैं इसके किसी सैंपल को, तो फील्ड की ही डायरेक्शन में थोड़ा सा मैग्नेटाइज हो जाते हैं। तो व्हेन प्लेस्ड इन a magnetizing field get feebly magnetized, in the direction of field। ये मटेरियल फील्ड की डायरेक्शन में बहुत थोड़ा सा मैग्नेटाइज हो जाएंगे। ठीक, when placed in a non-uniform magnetic field, non-uniform magnetic field tend to move from weaker part to the stronger part of the field। यानी डायमैग्नेटिक के बिल्कुल उल्टा, डायमैग्नेटिक के बिल्कुल अपोजिट। डायमैग्नेटिक स्ट्रॉन्गर पार्ट से वीकर पार्ट की तरफ चलते हैं और ये वीकर पार्ट से स्ट्रॉन्गर पार्ट या स्ट्रॉन्गर रीजन की तरफ चलने की टेंडेंसी रखते हैं। इसके किसी रॉड को यदि हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो वो फील्ड के पैरेलल अलाइन हो जाता है। ठीक है, तो व्हेन ए पैरामैग्नेटिक रॉड is placed in a uniform field, it aligns parallel to the field। ये फील्ड के पैरेलल हो जाएगा।
इनके लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव लेकिन बहुत छोटा होता है, डेसिमल में होता है, 10⁻⁻1 से लेकर 10⁻³ के बीच होता है। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी is small but positive, lies between 10⁻⁻1 to 10⁻³ मतलब chi is greater than 0, थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और यदि काई की वैल्यू पॉजिटिव है, बहुत थोड़ा सा है, तो म्यू आर की वैल्यू भी 1 से थोड़ा ज़्यादा होगा। तो रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1, इट इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। ठीक, अब इसको हम एटॉमिक बेस पे अगर हम एक्सप्लेन करें तो ये वो मटेरियल हैं जिनके वैलेंस ऑर्बिट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। कुछ पेयर्ड होंगे, कुछ अनपेयर्ड होंगे, कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होता है, और इसलिए उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो एटम को मिलता है। यानी इनके एटम के पास एक परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट होता है, और हर एक एटम एक स्मॉल मैग्नेट, एक स्मॉल बार मैग्नेट के समान बिहेव करता है। लेकिन फिर भी इसका कोई सैंपल मैग्नेटाइज क्यों नहीं होता, उसके पास कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों नहीं होती? जब तक हम उसे मैग्नेटाइज ना करें वो कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो क्यों नहीं करता? तो इसका कारण है कि जो एटम्स हैं, जो कि छोटे छोटे मैग्नेट्स हैं, ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होने के कारण सब एक दूसरे के मैग्नेटिक इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, और उस पूरे मटेरियल का नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाता है। लेकिन जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में इसे रखते हैं तो ये एटॉमिक मैग्नेट फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, और जब वो फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होने लगते हैं तो फिर वो सैंपल मैग्नेटाइज हो जाता है। इन विच डायरेक्शन? इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, क्योंकि सारे एटम मैग्नेटाइजिंग फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, तो उसी डायरेक्शन में सब एटम अलाइन हो जाएंगे, और इसलिए आपका जो सैंपल है वो थोड़ा सा मैग्नेटाइज हो जाता है। आप कहेंगे थोड़ा सा क्यों? जब सारे एटम हो जाएंगे तो सारे एटम नहीं हो पाते, सारे एटम नहीं हो पाते, क्योंकि मैग्नेटाइजिंग फील्ड का जो इफेक्ट है वो मटेरियल के पूरे वॉल्यूम में नहीं पहुंच पाता, सरफेस और उसके थोड़े भीतर तक ही पहुंचता है, तो वहीं तक के एटम अलाइन होते हैं। हाँ, जैसे जैसे आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये भी बढ़ता जाएगा, मैग्नेटाइजेशन भी बढ़ता जाएगा। ठीक, तो इस बेस में आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके पहले एक प्रॉपर्टी और बता दूं। एक प्रॉपर्टी और बता दूं तो जी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी is inversely proportional to absolute temperature. It is called Curie's law.
हम इसे क्यूरीज लॉ के नाम से जानते हैं। मतलब ये कि इनकी जो काई है इट इज इक्वल टू सी अपॉन टी। सी इज कॉल्ड क्यूरी कांस्टेंट। सी इज कॉल्ड द क्यूरी कांस्टेंट। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ससेप्टिबिलिटी घटती जाएगी। तो दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और एक टेम्परेचर ऐसा होगा कि इतनी कम हो जाएगी कि वो डायमैग्नेटिक के समान बिहेव करने लगेगा। यानी इसके पास भी डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी है बट आफ्टर ए सर्टेन टेम्परेचर। एटॉमिक एक्सप्लेनेशन तो जैसे मैंने कहा द मटेरियल्स which atoms contain unpaired electrons exhibit paramagnetic property. Each atom possesses a permanent magnetic moment due to unpaired electrons. तो जो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके कारण हर एक एटम जो है अपने आप में एक मैग्नेट होता है। तो व्हेन इट इज नॉट मैग्नेटाइज्ड these atomic magnets are distributed randomly such that net magnetic moment is equal to 0. अब इसीलिए कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता। तो बट इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड these atomic magnets align themselves in the direction of the magnetizing field and then now it is magnetized in the same direction of magnetizing field. ठीक है? तो in presence of magnetizing field the atomic magnets get aligned in the direction of field and the sample is magnetized in the direction of field. In the direction of field. तो इस तरह से ये पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमको दिखती है, मिलती है। तो ऑल ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स। वहाँ क्या होता था, डायमैग्नेटिक में केवल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते थे इसलिए वो डायमैग्नेटिक। यहाँ क्या है,
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसलिए पैरामैग्नेटिक बन गए, बिहेवियर इनका बदल गया। ठीक है, जब हम इसके किसी पीस को, किसी सैंपल को मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डेंसिटी बाहर की कंपैरिजन में मटेरियल के भीतर थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। वहाँ उल्टा होता था, डायमीग्नेटिक थोड़ी कम मिलती थी, यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। ठीक, तो लास्ट प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेंसिटी inside the material is greater than the outside। तो ये हुआ पैरामैग्नेटिक। जो प्रॉपर्टी आपने भी पैरामैग्नेटिक के बारे में पढ़ा, बिल्कुल वही प्रॉपर्टी लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में वो होता है फेरोमैग्नेटिक के पास। वो प्रॉपर्टी सब यही है लेकिन अमाउंट ज़्यादा है, ज़्यादा मात्रा में, वो ज़्यादा अमाउंट में ये प्रॉपर्टी वो शो करता है। और क्यों करता है वो भी हम लोग देखेंगे। तो तीसरे टाइप के जो मटेरियल हैं, दे आर कॉल्ड द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। Ferromagnetic materials, these are strongly attracted by a magnet। ये मैग्नेट से स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे। ठीक, जब किसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड में हम इसको रखते हैं तो ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। बिल्कुल वैसी जैसे पैरामैग्नेटिक का है, लेकिन यहाँ पर अमाउंट ज़्यादा है, बस इतना है। ठीक, जब हम किसी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं तो वीकर पार्ट से स्ट्रॉन्गर पार्ट की तरफ चलने की बहुत स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी रखते हैं। जब हम इसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फील्ड की डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। इनके लिए काई की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, 10⁻⁴ से लेकर 10⁻³ के बीच। इनके लिए म्यू की वैल्यू भी बहुत हाई, भाई काई से एक ही ज़्यादा होता है वो, तो भी वैल्यू कितना मिलेगा, 10⁻⁴ to 10⁻³ के बीच में मिलता है। इनके एटम्स के पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसलिए इनके एटम भी अपने आप में एक स्मॉल मैग्नेट के समान बिहेव करते हैं, एक स्मॉल बार मैग्नेट के समान बिहेव करते हैं, जस्ट लाइक द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। वहाँ भी वही होता है। तो फिर क्वेश्चन आता है कि वहाँ पर जो प्रॉपर्टी हमको थोड़ी सी मिलती थी, यहाँ पर वही प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा क्यों मिल रही है? तो उसके पीछे है डोमेन फॉर्मेशन। कुछ अननोन रीजन को, हालांकि वो हमको मालूम हो गया है, क्वांटम फिजिक्स के में जाना पड़ेगा उसके लिए, जो कि हमारे स्कोप से बाहर है। तो इनके एटम्स के बीच में कुछ म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है, जिसके कारण एक पर्टिकुलर रीजन के जितने एटम्स होते हैं सब के मैग्नेटिक मोमेंट एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। तो ऐसा एक रीजन जहाँ प्रेजेंट सारे एटम्स के मैग्नेटिक मोमेंट एक ही डायरेक्शन में है, हम उसे कहते हैं डोमेन। और एक्सटर्नल फील्ड के लिए ये डोमेन जो है वो एक यूनिट के समान वर्क करता है, यानी एक एटम टर्न नहीं होगा, पूरा डोमेन टर्न होगा। एक डोमेन में 10⁻17 से लेकर के 10⁻21 एटम्स पाए जाते हैं। तो यदि एक डोमेन भी टर्न हो रहा है तो 10⁻17 एटम टर्न हो रहे हैं, उतने का मैग्नेटिक मोमेंट टर्न हो गया। और इसलिए यहाँ पर
वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है, जो कि पैरामैग्नेटिक में बहुत कम अमाउंट में मिलता है। तो ये डोमेन फॉर्मेशन इन मटेरियल्स के भीतर चलता है। वहाँ एक एटम एक यूनिट, यहाँ एक डोमेन एक यूनिट, एंड वन डोमेन कंटेन्स मिनिमम 10⁻17 टू मैक्सिमम 10⁻21 एटम्स। इतने एटम्स के मिलाकर के एक डोमेन बनता है, राइट। तो यह है आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इनके लिए भी काई की वैल्यू, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बट इन सम कॉम्प्लिकेटेड वे, कुछ अलग तरीके से होता है, वो भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो ये इसकी मोटी मोटी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, यानी स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। जहाँ पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत स्ट्रॉन्ग हो, वो हो जाता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। The materials which are strongly attracted by a magnet are known as ferromagnetic substances. For example, iron, nickel, cobalt, etc. तो ये इसकी प्रॉपर्टी, वहाँ पर फीबली अट्रैक्ट होता था, यहाँ पर स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा। When placed in a magnetizing field, get strongly magnetized in the direction of फील्ड। ये फील्ड की डायरेक्शन में स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। वहाँ फीबली मैग्नेटाइज होते थे, यहाँ स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होगा। मैंने कहा ना कि स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज द फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। सब चीज़ यहाँ स्ट्रॉन्ग होगा। तो व्हेन प्लेस्ड in non-uniform magnetic field, strongly tend to move from weaker part to stronger part of the field. When a bar is placed in a uniform magnetic field, aligned parallel to the field, ये फील्ड के पैरेलल अलाइन हो जाते हैं। तो नेक्स्ट the chi is too much greater than 1, 10⁻², 10⁻3.
म्यू आर इज टू मच ग्रेटर देन 1, 10⁻1 to 10⁻3 के बीच। chi is given by k upon T minus Tc। यानी इनका भी जो ससेप्टेबिलिटी है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। K and Tc are constant। Tc is called Curie टेम्परेचर। हम इसको क्यूरी टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। ये वो टेम्परेचर है जिस पर या इसके बाद above this temperature the material exhibits paramagnetic property, यानी फेरोमैग्नेटिक से किस में बदल जाता है, पैरामैग्नेटिक में। उस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर। और ये हम टेम्परेचर और बढ़ा दें तो ये पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक भी बन जाता है, यानी डायमैग्नेटिक सब में होता है। इसलिए हमने इसको क्या कहा, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी, कि सब में पाई जाने वाली वो प्रॉपर्टी है। ठीक है। डोमेन, मैंने कहा ना कि यहाँ पर ये सारी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा क्यों है। काई की वैल्यू वहाँ थोड़ा सा होता था, पॉजिटिव होता था, लेकिन 10⁻⁻1 से 10⁻3 के बीच में होता था। यहाँ उल्टा हो गया, 10⁻+1 से 10⁻+3 के बीच आ गया। तो ज़्यादा क्यों हो गया, म्यू आर की वैल्यू क्यों ज़्यादा हो गई, तो इसके पीछे कारण है डोमेन। तो डोमेन क्या है, ए रीजन in the material in which magnetic moments of the atoms aligned in the same direction due to mutual interaction, is called domain. Number of atoms in a domain is 10⁻17 to 10⁻21. A domain behaves like a unit for external magnetizing field. तो डोमेन के कारण ही जो है पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी ही यहाँ पर है, लेकिन बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अब मान लो कि एक मटेरियल है, यानी कि एक सिंपल आयरन का पीस है मान लीजिए। तो एक सिंपल आयरन के पीस के पास भी तो डोमेन है, और डोमेन के पास मैग्नेटिक मोमेंट है। कम से कम 10⁻17 एटम का मैग्नेटिक मोमेंट सेम डायरेक्शन में है, यानी कि एक डोमेन का मैग्नेटिक मोमेंट बहुत ज़्यादा है। एक एटम की कंपेरिजन में तो बहुत ज़्यादा होगी। तो फिर भी वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को क्यों नहीं करता, तो इसलिए नहीं करता क्योंकि यहाँ पर डोमेन जो है वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कि किसी भी डायरेक्शन में आप नेट मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करें देन इट विल बी 0।
and that's why a piece of iron or a piece of ferromagnetic substance does not behave the magnetic property. तो ऐसे ही एक आयरन का पीस है, तो यहाँ जो मैग्नेटिक मोमेंट हमको मिलेंगे वो इस डायरेक्शन में इतना है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी उतना ही होगा। इधर इतना है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही होगा। और जब किसी भी डायरेक्शन में इसका मैग्नेटिक मोमेंट मालूम करें, इट विल बी जीरो। m is 0 means it is unmagnetized condition। ये अनमैग्नेटाइज कंडीशन में है। लेकिन इसी पीस को जब एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड में हम रख देते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रख दिया H इंटेंसिटी का, तो ये H इंटेंसिटी का जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है ये क्या करेगा, कुछ डोमेन अपने डायरेक्शन में टर्न कर लेगा। और तब कंडीशन कुछ ऐसा होगा कि अब इस तरफ ज़्यादा डोमेन मिलेंगे, ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट, उसके अपोजिट कम, लेकिन इस तरफ इक्वल मिलेंगे और अपोजिट मिलेंगे। तो अब इस तरफ हमको एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट मिल जाएगा। नाउ इट इज नॉट इक्वल टू जीरो ड्यू टू दिस मैग्नेटाइजिंग फील्ड, एंड देयरफॉर दिस इज द मैग्नेटाइज्ड कंडीशन। ये मैग्नेटाइज्ड हो गया। हम यदि H को कंटिन्यूसली इंक्रीज करें तो और ज़्यादा डोमेन अपनी डायरेक्शन में टर्न करता जाएगा, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इसके सारे डोमेन एक ही डायरेक्शन में टर्न हो गए सब। तो यहाँ पर मिलेगा m मैक्सिमम किस डायरेक्शन में, तो अप्लाइड फील्ड की डायरेक्शन में। इसे कहते हैं मैग्नेटिक सैचुरेशन। मैग्नेटिक सैचुरेशन। अब यदि आप H बढ़ाएंगे भी तो M नहीं बढ़ेगा, वो अपने मैक्सिमम वैल्यू पर आ गया है, अपने मैक्सिमम वैल्यू पर आ गया है। तो इस तरह से एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अगेंस्ट बिहेव करता है। इसी बात को हमने एक ग्राफ प्लॉट किया, उस ग्राफ को कहते हैं हिस्टेरेसिस कर्व। दैट इज कॉल्ड द हिस्टेरेसिस कर्व। हिस्टेरेसिस कर्व ये हम प्लॉट कर रहे हैं बिटवीन द मैग्नेटाइजिंग फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। I और H के बीच हम प्लॉट करते हैं। H रखा x एक्सिस पर, I रखा y एक्सिस पर। इफ नो मैग्नेटाइजिंग फील्ड, नो मैग्नेटाइजेशन, दोनों जीरो होंगे, यानी ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा। आप H बढ़ाते जा रहे हो तो ये भी बढ़ता जा रहा है, एंड फाइनली इट बिकम सैचुरेट। ये पर आकर सैचुरेट हो गया। अब H बढ़ाओगे भी तो I नहीं बढ़ेगा, यानी आगे का ग्राफ पैरेलल टू x एक्सिस मिलेगा। तो ये हम उसे A तक पहुंच गए। अब हम H को रिड्यूस करना स्टार्ट करते हैं, और जैसे से H रिड्यूस होता है I भी रिड्यूस होता चला जाता है, एंड फाइनली जब H जीरो हो गया तो भी कुछ I मिल जाता है, बच जाता है, यानी यहाँ पर इतना मैग्नेटाइजेशन अभी भी बचा हुआ है आफ्टर रिमूवल ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इसलिए इसको कहते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, और इसे कहा जाता है रिटेंटिविटी ऑफ द मटेरियल, रिटेंटिविटी। अब यदि भी आपका सैंपल मैग्नेटाइज है, उसे डीमैग्नेटाइज करना हो तो हमें H अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ता है। तो हमने H अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई किया और उसको कंटिन्यू बढ़ाते गए, तो यहाँ आकर के ये रेजिडुअल मैग्नेटिज्म खत्म हुआ। इतना मैग्नेटाइजिंग फील्ड जब अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई किया तो जो रिटेंटिविटी थी
जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म था वो 0 हुआ, यानी अब आपका सैंपल कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज हुआ। हम H को इसी डायरेक्शन में कंटिन्यू बढ़ाते चले जाएं तो अब इसी डायरेक्शन में ये मैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो जाता है और D पर आकर के फिर से ये सेचुरेट हो गया, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। जिधर नॉर्थ पोल था उधर साउथ पोल हो गया, जिधर साउथ पोल था उधर अब नॉर्थ पोल बन गया, लेकिन वो सेचुरेट हो गया। ठीक है, वो सेचुरेट हो गया। हम यहाँ से फिर इसको H को रिड्यूस करना शुरू करें तो रिड्यूस होते हुए फिर से H तो 0 हो गया, लेकिन इतना मैग्नेटाइजेशन अभी भी बचा हुआ है, द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। और इसे भी हमें को डीमैग्नेटाइज करना है तो H को अपोजिट करना पड़ेगा, नेगेटिव साइड में था पॉजिटिव साइड में लाना पड़ेगा। और फिर उधर बढ़ाते बढ़ाते हम पहुंच गए G पर या F पर, तो जो बचा हुआ मैग्नेटिज्म था वो 0 हो गया, यानी अब सैंपल फिर से कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज हो गया। और फिर इसी डायरेक्शन में अगर हम H को बढ़ाना स्टार्ट करें तो अवर ग्राफ अगेन अप्रोचेस टू द पॉइंट A, फिर वो A पर पहुंच गया। दिस लूप इज कॉल्ड द हिस्टेरेसिस लूप और हिस्टेरेसिस कर्व। इस कर्व में A एंड D रिप्रेजेंट मैग्नेटिक सैचुरेशन। दोनों मैग्नेटिक सैचुरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। OB इक्वल टू OE इक्वल टू रिटेंटिविटी, ये रिटेंटिविटी कहलाता है। OC इक्वल टू OF, इट इज कॉल्ड द कोएर्सिविटी। The magnetizing field required in opposite direction to demagnetize the sample is called the coercivity। ये coercivity कहलाएगा। Area of the loop is proportional to energy needed to magnetize and demagnetize the per unit volume। यूनिट वॉल्यूम का सैंपल लें तो उसको मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में कितनी एनर्जी की जरूरत है वो बतलाता है इस लूप का एरिया। अब यदि एरिया बड़ी है, यानी लूप की हाइट लूप की विड्थ दोनों बड़े हैं, एरिया बड़ी है, तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए और इसलिए ऐसे सैंपल को मैग्नेटाइज करना भी कठिन होगा। लेकिन एक बार मैग्नेटाइज हो गया तो फिर डीमैग्नेटाइज करना भी मुश्किल होगा, तो इसको हम परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूज करते हैं। लेकिन यदि एरिया कम है, यानी इसकी हाइट कम हो, विड्थ कम हो, तो एरिया भी कम होगी और तब हम उसे इजीली मैग्नेटाइज भी कर सकते हैं और इजीली डीमैग्नेटाइज भी कर सकते हैं। तो ऐसे मटेरियल्स को हम टेम्परेरी मैग्नेट बनाने के लिए यूज करते हैं। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एरिया। हो सकता है हाइट थोड़ी कम हो लेकिन विड्थ ज़्यादा हो तो एरिया तो ज़्यादा ही होगा। हाइट तो थोड़ी बड़ी है लेकिन बहुत नैरो है तो एरिया तो कम होगा, और एरिया पर ही डिपेंड करेगा एनर्जी रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो दो मटेरियल का ग्राफ हम एक ही पेपर पर प्लॉट करते हैं। तो एक मटेरियल का ग्राफ हमको ऐसा मिला, नैरो एंड लॉन्ग, और दूसरे मटेरियल का ग्राफ ऐसा मिला, ए लिटिल शॉर्ट बट वाइड। तो इस तरह का ग्राफ मिलता है सॉफ्ट आयरन के लिए, और इस तरह का ग्राफ मिलता है स्टील के लिए। तो बताओ सॉफ्ट आयरन किस काम के लिए ज़्यादा सूटेबल है, स्टील किस काम के लिए ज़्यादा सूटेबल है? तो नेचुरली सॉफ्ट आयरन इज सूटेबल फॉर
making the temporary magnet, and that's why it is used in the core of transformer, in the core of motor, etc. और जो स्टील है it is suitable for permanent magnet, and therefore it is used to make the permanent magnet. परमानेंट मैग्नेट स्टील से बनेगा क्योंकि उसके लिए एरिया बहुत ज़्यादा है. ऑफ कोर्स ग्राफ थोड़ा शॉर्ट है लेकिन इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा है. दैट्स व्हाई इट इज सुटेबल फॉर मेकिंग अ परमानेंट मैग्नेट. अब क्वेश्चन आता है कि हम इसको हिस्टेरेसिस कर्व क्यों कहते हैं. इसलिए कहते हैं क्योंकि H पहले 0 हो जा रहा है, I बाद में 0 हो जा रहा है. यानी I जो है वो H के पीछे पीछे चलता है. तो सिंस I lags behind H, that's why it is called the hysteresis curve. Sorry. ठीक है. हिस्टेरेसिस माने पीछे पीछे चलना. तो I lags behind H, that's why it is called हिस्टेरेसिस कर्व. तो इस तरह के कर्व इनका अपना यूजेस है, अपना इम्पोर्टेंस है. तो बच्चों ये था डिफरेंट प्रकार के मटेरियल्स, उनका क्लासिफिकेशन और उनकी प्रॉपर्टीज. अब प्रॉपर्टी साथ साथ आप उनमें डिफरेंस भी देख लिए कि वहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, सब कुछ आपके सामने है. तो डिफरेंस लिखने की बात हो तो आप लिख सकते हो, प्रॉपर्टीज लिखने की बात हो तो आप लिख सकते हो, क्यों पैरामैग्नेटिक है आप बता सकते हो, क्यों पैरामैग्नेटिक है आप बता सकते हो, क्यों डायमैग्नेटिक है अब हम जानते हैं. ठीक है. तो ये सारे कॉन्सेप्ट मैं समझता हूँ कि आपको क्लियर हो गए होंगे. तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप सबको नमस्कार. जय हिंद.